हाँ जी प्यारे बच्चों, सारे बच्चों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਚੈप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने कहा था 4 सेगमेंट हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से पहला सेगमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया हमने। कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि भैया जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है अगर आप उसको यूज करोगे तो फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं, आपको बदले में कुछ कॉस्ट उसके लिए चुकानी पड़ेगी, तो नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने कहा था इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग केआरई और डब्ल्यूएसीसी, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अकॉर्डिंगली हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट को पढ़ना। हमने कहा डेट दो प्रकार का हो सकता है, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल सबसे पहले हमने किया, इररिडीमेबल के केस में आपकी सिर्फ एक ही कॉस्ट होती है, दैट इज इंटरेस्ट। लेकिन जब भी इंटरेस्ट को लेना है, नेट ऑफ टैक्स लेना है, तो फॉर्मूला बड़ा आसान था, आई इंटू 1 माइनस टी, कॉस्ट ऊपर फंड्स नीचे। फंड्स में क्या आ गया, नेट प्रोसीड्स, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। उसके बाद हमने कहा कि भैया डेट रिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब आपने आज पैसा लिया और वापस कब करना है ये आज ही निश्चित हो गया, तो एक तो कॉस्ट है इंटरेस्ट की, दूसरी ये कॉस्ट हो सकती है मैंने कितना लिया वर्सेस मैं कितना वापस कर रहा हूं, उन दोनों का डिफरेंस। जो भी उन दोनों का डिफरेंस है पूरी लाइफ का है, हम कॉस्ट निकालते हैं पर एनम, तो उसको डिवाइड बाय एन कर दिया, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। और जब अप्रोक्सीमेशन मेथड करते हैं तो डिनोमिनेटर में लेते हैं एवरेज, एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी केम टू द कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट, लेकिन मेथड अप्रोक्सीमेशन से हमने शिफ्ट कर दिया कहां, वाईटीएम, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। वाईटीएम बोले तो यील्ड टू मैच्योरिटी। ये मेथड टिका है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया ये वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमने अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फंडा को समझा कि अगर आज एक अमाउंट है प्रेजेंट में डैश अमाउंट, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली है। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के बीच में, उसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट द वैल्यू ऑफ मनी अंडरगोज चेंज डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज एट द पॉइंट ऑफ टुडे और इट इज लेटर, विच में बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वट एवर द केस में भी। तो हमने कहा अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए आज हैं, फ्यूचर में 1 साल बाद 110 रुपए, तो इसका मतलब है 10% की रिटर्न मैंने कमाई। मैंने 10% की रिटर्न कमाई, मतलब दूसरी पार्टी के लिए 10% की क्या हो गई है, कॉस्ट हो गई है। तो हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेट। हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेट, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट का नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड का बेसिकली मतलब होता है रिटर्न, तो कॉन्सेप्ट का नाम बना है इन्वेस्टर से, लेकिन इन्वेस्टर के माध्यम से नहीं सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। कॉस्ट जो हमारे लिए कॉस्ट है, ऑटोमेटिकली वो दूसरी पार्टी के लिए क्या बन जाएगा, रिटर्न बन जाएगा। हमने कहा था जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बड़ा जरूरी है जानना इनफ्लो कब कब है, क्या क्या है, आउटफ्लो कितना कितना है, कब कब है। नॉर्मली कंपनी को पैसा आता है 0 ईयर में नेट प्रोसीड्स का, तो वो हमारे लिए हो गया इनफ्लो। पैसा जाता क्या है, इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा जाता है और रिडेम्पशन की फॉर्म में पैसा जाता है। रिडेम्पशन कभी भी हो सकती है, हालांकि हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ लास्ट ईयर में रिडेम्पशन थी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन कहते हैं आप जो डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं आप उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो सिंपली जब जब पैसा जा रहा है हमने उसको आउटफ्लो मार्क कर लेना है। हमने यहां पर सीखा था कि आपका कौन सा रेट केडी होगा, जिस रेट पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के इक्वल हो जाती है। मतलब मान लो मेरी प्रेजेंट में 100, फ्यूचर में 110, तो कितने रेट में लगाऊं कि मेरा 100 110 बन जाए, 10%, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की तरफ जाते हैं डिस्काउंट रेट को ऐड करते हुए, जो आपका रिटर्न का रेट है, इट इज कॉल्ड एज द कंपाउंडिंग। लेकिन वहीं अगर आप फ्यूचर वैल्यू 110 से प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए पर आना चाहें तो कौन सा ऐसा रेट है जिस पर आप डिस्काउंटिंग करेंगे, वही रेट आपका जो है केडी कहलाता है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा आसान। मैं वापस एक बार बोल देता हूं, 100 रुपए और 110 दोनों के बीच में क्या है, 10%। तो 10% इज दी कॉस्ट की 100 से 110 बनने के लिए 10% जो है इनकर किया गया, या फिर ऐसे कहें कि इन्वेस्टर ने कमाया तो कंपनी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। सुनने में कॉन्सेप्ट समझने के लिए वाला एग्जांपल सही था, लेकिन हमने कहा था जब हम एक्चुअल में करेंगे तो वहां पर तकलीफ थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सिंगल फिगर 1 साल की नहीं होगी। वी विल हैव द इनफ्लो इन द 0 ईयर वेयर एज द आउटफ्लो शैल बी इन द n नंबर ऑफ ईयर, काफी सारे सालों में होगा। तो हमें जो फ्यूचर में वैल्यूज दिख रही हैं, आज क्या है प्रेजेंट, तो नेट प्रोसीड आज हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू। उसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं वो फ्यूचर की हैं, चाहे ईयर 1 2 3 4 अप टू nth ईयर, चाहे इंटरेस्ट है चाहे रिडेम्पशन वैल्यू किसी भी फॉर्म में, फ्यूचर वाली सारी वैल्यूज को डिस्काउंट करते हुए लाना है प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट में अगर वैल्यू है मान लीजिए 5000, तो फ्यूचर की सभी वैल्यूज को उठाकर मुझे 5000 पर लाना है, और जिस रेट पर फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करने से वो 5000 बना, मतलब पी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल बना, वही रेट हमारा कहलाएगा केडी। हमने हालांकि कहा कि ऐसा रेट जहन में आना बड़ा बहुत ही चमत्कारिक काम है, इसलिए
हम क्या करेंगे, हम ऐसे रेट पर एम ही नहीं करेंगे जहां पर आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हो जाए। हम ऐसा रेट ढूंढेंगे जहां पर एक बार फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा हो जाए और एक बार फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम हो जाए, यानी कि सिंपली कहूं कि दोनों का डिफरेंस एक बार पॉजिटिव आ जाए और एक बार नेगेटिव आ जाए। तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक के माध्यम से ऐसा रेट ढूंढ ही लेंगे जहां पर ये जीरो इनका जो है डिफरेंस बनेगा, यानी कि पीवी शैल बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू। ये सभी बात हमने सीखी थी, एक क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया था आपको और इससे संबंधित एक प्रश्न होमवर्क में भी दिया था। लेकिन इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको और दिए गए थे जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 से बनते थे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 था हमारा रिडीमेबल डेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फ्रॉम द होम पजल वाज गिवन फॉर दैट। एक तो उन्हें चेक करते हैं और एक वाईटीएम का मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था वो वाला चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, डेट की और बातें करेंगे। आइए जी गाइस, ये लीजिए जी, 1 मिनट, ये लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 कितने है भाई साड़ी होम पजला, ये लीजिए जी, आंसर नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन में कहा गया था कंपनी इश्यूज ₹10 लाख 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 7 ईयर। रिडीमेबल डेट था कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द केडी इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो 3 केस थे। आइए, सबसे पहले हमने कहा इंटरेस्ट हो गया जी, फेस वैल्यू 100 रुपए का 12%, 12 रुपए, टैक्स का रेट है 35%, लाइफ है 7 ईयर्स की और जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो होगी 100 रुपए, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो सेम एज फेस वैल्यू एज्यूम किया जाता है। 1 का ए बोला कि डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट पार, मतलब जो नेट प्रोसीड है वो भी 100 रुपए ही है। फॉर्मूला लगा दिया आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी विच इज 100, एनपी इज 100 डिवाइड बाय लाइफ एंड होल डिवाइड बाय दोनों का एवरेज। तो ऐसा करते हुए आपका जो बेटा उत्तर आएगा दैट विल बी 7.8%। चेक कर लेंगे सभी पुत्र जी। उस तो बाद आएगा बी पॉइंट, जितने क्वेश्चन ने क्या सी डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो जब आप नेट प्रोसीड्स इस केस में निकालेंगे, फेस वैल्यू है 100 रुपए लेकिन हमें डिस्काउंट पर इशू करना पड़ा तो हमारे हाथ में तो सिर्फ 90 रुपए ही आए भैया। तो 90 रुपए जब आए उसके हिसाब से हम आगे बढ़े, आई इंटू 1 माइनस टी, आरवी सेम है 100 रुपए लेकिन नेट प्रोसीड इस पर कम है 90 की, डिवाइड बाय लाइफ होल डिवाइड बाय दोनों का एवरेज आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 और ये आंसर आता है 9.72%। साफ साफ देख सकते हैं जब पार पर किया तो कॉस्ट 7.8 थी लेकिन जैसे ही डिस्काउंट पिक्चर में आया तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गया 9.72 तक पहुंच गया। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सब पार्ट सी, जहां पर आपने इशू किया है प्रीमियम पर, तो नेट प्रोसीड जब निकालेंगे फेस वैल्यू चाहे 100 रुपए है लेकिन प्रीमियम है 10% का, तो 10 रुपए ऐड हुआ और 110 रुपए हमारा बन गया जी नेट प्रोसीड्स। फॉर्मूला लगाया केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी, रिडेम्पशन 100 है लेकिन हमने लिया कितना 110 रुपए आउंस एंड होल डिवाइड बाय दोनों का एवरेज। ऐसा करते हुए हमारा आंसर आता है जी 6.07%। तो हमारा आंसर एट पार जो आ रहा था 7.8, क्योंकि प्रीमियम पर इशू के तो फायदा है हमें, इफेक्टिव कॉस्ट हमारी कम हो जाती है 6.07%। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट था जिसने कहा इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2% व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इफ इशू इज एट पार। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो 3 सब पार्ट थे, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बोल दे ब्रोकरेज 2% है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगा, तो हमें तीनों पार्ट से सॉल्व करना पड़ता, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट अलोंग विद ब्रोकरेज। लेकिन उसने क्लियर किया इशू इज एट पार, मतलब जब आप नेट प्रोसीड निकालने गए तो आपका जो इशू प्राइस है वो सेम है फेस वैल्यू वाला, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, लेकिन नेट प्रोसीड्स के लिए उसने बोला 2% का ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज किस पर लग गया 100 रुपए पर, 2% 98 की वैल्यू आ गई और आपने लगाया वापस से केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी 100 एनपी 98 डिवाइड बाय 7 दैट इज एन एंड होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो आपका फाइनल आंसर बेटा इस सिचुएशन में आता है 8.17%। 8.17% जी। ये था आपका प्रश्न नंबर 2 फ्रॉम द होमवर्क। फिर है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया होमवर्क से, मॉड्यूल का प्रश्न था अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पर इशू किया 1 अप्रैल 17 को टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 22, मतलब 5 साल की लाइफ है। डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी, कंप्यूट द केडी अज्यूमिंग 35% एज द टैक्स रेट। तो आई कितना हो गया पुत्र, 100 रुपए थी फेस वैल्यू, 10% होता कर लिया आपका 10 रुपए। उसके बाद नेट प्रोसीड्स आ गया जी 110, कैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू प्लस 10% का प्रीमियम। रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला, सेम एज फेस वैल्यू मान लिया। लाइफ है 5 साल की, तो टैक्स रेट है 0.35। फॉर्मूला विच आप फिगर्स नु भरता, आई होप यू आर एबल टू सी, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी इज 100 एनपी इज 110 डिवाइड बाई एन दैट इज 5
होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पुत्र ये तो अड्डा आंसर आना है 4.28% जी 4.28%। ये हमारा केड़ा हैगा दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आते हैं जी प्रश्न नंबर 4 ते। क्वेश्चन नंबर 4 अ कंपनी इश्यूज, ये अच्छा प्रश्न था, 25,000 14% डिबेंचर ऑफ रुपी 1000 इच। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 1000 की फेस वैल्यू है। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, मतलब एन हो गया 5। टैक्स रेट एप्लीकेबल है जी 35%। कहता इंक्लूडिंग सरचार्ज एजुकेशन, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, हमें नहीं चाहिए। कैलकुलेट द केडी आफ्टर टैक्स इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड देयर इज 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑल्सो। सो इंटरेस्ट आ गया जी 1000 फेस वैल्यू द 14% 140 रुपए, टैक्स रेट 35% मीन 0.35, लाइफ है गया 5 साल। रिडेम्पशन वैल्यू क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, देखें नहीं बताया, तो सेम एज फेस वैल्यू मान लिया 1000। जब एनपी की बारी है हमने कहा फेस वैल्यू है 1000 रुपए, डिस्काउंट बोला 5% यानी कि 1000 रुपए का 5% 50 रुपए। इशू प्राइस आ गया 950। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो इशू प्राइस आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट जो है 2% की, आप इसके ऊपर ही कंप्यूट करेंगे। तो 950 द 2% 19 ते ए वैल्यू आई जी 931 रुपए 931। अगर कोई बच्चा 2% को फेस वैल्यू पर ही लेगा तो उसका 20 रुपए आएगा और अकॉर्डिंगली जो नेट प्रोसीड आएगा 930 रुपए। इसके बारे में मैं एनफ बात कर चुका हूं क्लास में कि आप आई से किसी भी तरह से करते हैं तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन ये वाली है। फिर आगे जी केडी द फॉर्मूला आप भर लिया, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100 करते हुए आपका आंसर है 10.85%। हो सकता है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, आप में से किसी स्टूडेंट ने 1000 रुपए की वैल्यू को इग्नोर कर दिया पढ़ाई नहीं अच्छे से, और आपने यहां पर क्या ले लिया 14 ले लिया, यहां पर ले लिया 100, मतलब आपने 100 रुपया फेस वैल्यू मानते हुए पूरा आंसर कर दिया। आपका आंसर तब भी सेम ही आ रहा होगा, लेकिन ये मत सोचना कि चलो भाई आंसर तो सेम ही आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता ना मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल गलत। 0 मिलेगी, 0 शून्य 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 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत किया। डिबेंचर की फेस वैल्यू आपने बिगाड़ दी, 1000 वाली को 100 रुपए कर दिया। सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आप ऐसी गलती कर सकते हो? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्लाइंट आपके पास बैठा है और आप करे जा रहे हो कुछ और चीजें। अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू 1000 रुपए है तो आपको 1000 रुपए के ऊपर ही कंप्यूटेशन करनी है। ये तो चलो कॉस्ट थी। अगर मैं कह दूं इन्वेस्टर आपसे रिटर्न निकलवा ले कि पैसों वाली रिटर्न निकले, अमाउंट वाली फिगर, आप उसको 100 रुपए कर रहे हो जो कि एक्चुअल में 1000 है, 10% वैल्यू निकाल दी आपने टोटल की। 1000 का 10% होता है 100, तो 90% वैल्यू गुम कर दिया आपने। ऐसे नहीं करना है, ये मत सोचना अगर आंसर ठीक आ गया तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्वेश्चन अगर खुद की फेस वैल्यू 1000 रुपए लिखकर बता रहा है तो वैसे ही करना होगा, ठीक है। चलो उसके अलावा मैंने उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखवाया था क्लास में। जो क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था मैं एक बार पढ़ लूं। मैंने लिखाया था क्वेश्चन में, कौन था एक बार देख लें प्रश्न। गुलाब लिमिटेड इशूड, ये राजी क्वेश्चन इसकी जरूरत ही नहीं है। गुलाब लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपी 100 इच, फेस वैल्यू 100 रुपए से, इंटरेस्ट द रेट से 10%। 1 अप्रैल 18 को किए, टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 23, मतलब 5 साल की लाइफ है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एट द टाइम ऑफ इशू 80 रुपए, यानी कि आपका जो नेट प्रोसीड बनेगा वो 80 रुपए बनेगा। फाइंड केडी एज पर वाईटीएम एज्यूमिंग दैट रिडेम्पशन इज एट पार, टैक्स रेट इज 35%। ये लीजिए, तो हमने सबसे पहले की चित्र बना लिया कि आपका जो 0 ईयर में पैसा आएगा दैट विल बी 80 रुपी। 0 ईयर में नेट प्रोसीड जो आएगी आपको वो आएगी 80 रुपी की। लास्ट ईयर में आपकी रिडेम्पशन वैल्यू जाएगी 100 की, और हर साल में आपका इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट है कितना 10 रुपए, लेकिन क्योंकि देयर इज अ टैक्स रेट ऑफ 35%, तो योर इफेक्टिव कॉस्ट इज पुत्र 6.50 रुपये। आपकी इफेक्टिव कॉस्ट है 6.5 रुपए, तो हर साल में 6 रुपए 50 पैसे जा रहे हैं, और 0 ईयर में 80 और लास्ट ईयर में 100 रुपए रिडेम्पशन का जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर हम डिस्काउंट करेंगे टोटल हमारा 80 बन जाए, क्योंकि हमें नेट प्रोसीड के इक्वल बनाना होता है 0 ईयर वाले इनफ्लो के इक्वल। तो हम कह रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज। मैंने आपको क्लास में एन्युटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू से किया हुआ है। एनी हाउ आपका आंसर जो आएगा, मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि 10 और 15 रेट्स लेकर करना आपने, मतलब 10 और 15 के बीच का कोई भी लेकर कर लेना, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। मैंने लिया है 10 और 14%, मैंने लिया है 10 और 14%। मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 10% पर वो है -6.735, और 14% पर आ रहा है +5.792। ध्यान से सुनना कोई बच्चा ये देख कर मत करना अरे शिट मेरा तो गलत हो गया, सर ने ये क्यों नहीं बताया कि 10 और 14 लेना था। मैं तो लेकर लेट से मैं तो 11 और 13 11 और 15 लेकर कराया,
ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी रेट ले सकते हो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। यहां सोचो ना यार, एग्जाम में इतने सारे बच्चे पूरे भारत भर में बैठे होंगे और जहां जहां भारत के बाहर भी सीए इंस्टीट्यूट परीक्षा लेता है, अब कैसे पता चलेगा कि हर बच्चा 10 और 14 ही ले? तो यहां पर आप कोई भी रेट एज्यूम कर सकते हो, सिर्फ ऐसे दो रेट होने चाहिए जिस पर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव वैल्यू है। इंटरपोलेशन के बाद ऑटोमेटिकली आंसर सब बच्चों का आसपास ही आने वाला है। तो मैंने 10 और 14 पर लिया, मेरी ये वैल्यूज आई। हो सकता है आपने किसी और रेट पर लिया, आपकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। हो सकता है, ध्यान से सुनते रहो, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने 10 या 14 ही लिया हो लेकिन तब भी आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। सुनो ध्यान से, मेरी 10% पर आई -6.735। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने 10% लिया हो लेकिन वैल्यू सेम नहीं आई। रीजन उसके कई सारे हो सकते हैं। अगर आपकी 6.7 के आसपास वैल्यू है तो चल जाएगा। डिफरेंस क्यों आता है वैल्यूज में? बच्चे क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, मैंने कल भी कहा था क्लास में, इसको हमेशा अगर क्वेश्चन ना बताए 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन खुद ही आपको फैक्टर की वैल्यू भी लिख कर दे देता है। उस केस में अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में फैक्टर की वैल्यू 4 डिजिट तक लिख कर दी तो 4 लो, 6 तक लिख कर दी तो 6 लो, 2 तक लिख कर दी तो 2 लो लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमें खुद से लेना पड़ा, तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक लेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड। ये वाली बात समझ लो एक तो अगर आपके डिजिट्स 3 से कम या ज्यादा हैं, आपकी हो सकता है वैल्यू मेरे से डिफरेंट हो। सिमिलरली 14% पर भैया मेरी वैल्यू आई है पॉजिटिव 5.792, लेकिन हो सकता है आपकी वैल्यू डिफरेंट आई हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा गैप इसमें चल जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको क्लास में सिखाया था, मैंने वैसी चित्रकारी से यहां पर की हुई है। मेन बात करें, दोनों वैल्यूज में गैप है मेरा 12.527 का, तो रेट्स में गैप है 4, तो मेरी 6.735 की वैल्यू के लिए कितना होगा, करते 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 हमारा जो फाइनल आंसर आया केडी का, दैट इज 12.15%। तो आपका आंसर 12.15 के आसपास ही आना चाहिए। सुन लो आराम से, एकदम से ऐसा नहीं होना, और यार मेरा तो आया नहीं। सुनो 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 बच्चों को, सर मेरा 12.17 है सर, ठीक है क्या? मेरा 12.19 है, ठीक है क्या? सुनो, जितना मेरा आंसर आया उसके आसपास, मतलब मैं ये कह सकता हूं आपका 12.05 से लेकर अगर 12.25 तक भी आया है तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर इससे बाहर है तो मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं, इंस्टीट्यूट में वहां पर ना एग्जामिनर के ऊपर देखो डिपेंड करता है। हो सकता है उसको लगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, थोड़ा गैप ज्यादा हो सकता है, तो 12.01 वाला भी ठीक कर दे, 12.35 को भी ठीक कर दे, लेकिन आइडियली हमारा आंसर बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। ये तो श्योर है डेविएट कर सकता है, मेरा 12.15 है, 12.13, 14, 16, 17, 18 वाले काफी लोग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलाउड है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन अलाउड नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं। और पता है ये आंसर आपका कब कब खराब हो जाएगा, कब कब मतलब आंसर ज्यादा डेविएट करेगा, जो रेट्स आप दो लेते हो इनके बीच का गैप कितना है उस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मान लो एक बच्चे ने 10% किया, 10% पर नेगेटिव आ गया, बच्चा कहता है मैं तो बहुत दूर का रेट लेता हूं, मैं लेता हूं 25%, बच्चे ने निकाल लिया 25% पर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आया होगा, तो उसने लिया 10 और 25, मतलब 15% का गैप है, तो उस बच्चे का आंसर हमारे मेन आंसर से काफी ज्यादा डेविएट करेगा, उस केस में एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने यही कहा था क्लास में कि जो दो रेट लोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका गैप 4% तक चल जाता है, 5-6 तक भी चला लेंगे वर्स्ट सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में 5-6 तक चला लेंगे, आइडियली 4 से नीचे नीचे रहना चाहिए गैप, अप टू 4 का ठीक है। तो हमारे यहां पर 4 का गैप था, 10 और 14। फाइनली जो दो रेट आप करोगे, सुनो ये भी हो सकता है, मान लो किसी बच्चे ने पहले 5% से किया, सुनना ध्यान से जरा, 5% से किया, आंसर आ गया माइनस, मैं यहां छोटा करके बता दूं 1 मिनट, मान लो आपने 5% से किया, माइनस में वैल्यू आ गई, आपने 10% से किया, माइनस में वैल्यू आ गई, आपने 18% पर किया, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 और 18 ले लोगे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 बार ट्राई करने पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा जरूरी है ही नहीं। ये तो मैंने आपको बताकर भेजा 10 और 15 के बीच में, नहीं तो आप तो 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी करते रहते। सो जब चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग आप जितनी मर्जी बार करो, चेकिंग के लिए आप जितने मर्जी का गैप भी ले सकते हो, लेकिन फाइनली जब दो वैल्यूज सेलेक्ट करोगे, वो वैल्यूज उन रेट्स की होनी चाहिए जिन रेट्स के बीच में गैप हद से हद 4% का ही हो। मतलब आपने 10 निकाला, माइनस आ गया, 18 पर निकाला, पॉजिटिव आ गया, आप इन दोनों रेट को नहीं लोगे, आप क्या करोगे, वापस से और कोई रेट लोगे, लेट्स से 15%, उस पर ट्राई करोगे। मान लो इस पर पॉजिटिव आ गया, हाँ अब आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हो। मान लो 15% पर किया, नेगेटिव आ गया, फिर आप इस 15 और 18 को लेकर आगे अपना इंटरपोलेशन मेथड लगा सकते हो। मेन जो बॉटम लाइन है, आई वांट टू से
कि जरूरी नहीं कि दो रेट्स पर आपने चेक किया और दोनों रेट पर आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव मिला और आंसर बन जाएगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ट्राई हमें ज्यादा बार करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। फॉर्मूला वही, लोअर रेट प्लस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव माइनस पॉजिटिव इनटू डिफरेंस इन रेट, तो 12.15। और दूसरी तरह भी चल सकते हो, कोई बच्चा कहता सर मैं 10 से नहीं, मैं तो यहां से चलना चाहता हूं 14 से पीछे की तरफ, तो वो भी कर सकते हो। जो 14 से चले होंगे उनके लिए भी हमने यहां पर बनाया है, उन बच्चों का आंसर भी ऑब्वियसली इतना ही आएगा। 14 माइनस 1.85 करते हुए आपका भी 12.15 ही उत्तर आएगा। ठीक है, ये था होमवर्क, ये हो गया जी पूरी तरह से चेक। अपा अगे बढ़िए, अपा अगे बढ़िए। ये लीजिए 1 मिनट जी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओ बम 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 बम, ओ बम 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 टुरु 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 टुरु। मैं आप लोगों के लिए कुछ तो लाया था आज, कुछ स्पेशल। बच्चे सर कोकलेट लाए हो क्या? सर कोकलेट्स, रुको मित्रों रुको, एक जबरदस्त प्रश्न कराना है आपको। आइए जी हम चलते हैं क्लास पजल विच साडी कंसेप्ट शीट। मैं इसमें जरा चेक कर लूं मुझे कौन सा प्रश्न आपको कराना है। आइए जी प्रश्न नंबर 4 पर आ गए। प्रश्न नंबर 4, कॉन्सेप्ट हमारा सेम चल रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल YTM मेथड। तो YTM का ही एक और प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूं। कहता जी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक IDB इशूड 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है एक की, इशूड एट 2500, रीपेबल आफ्टर 25 ईयर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। सर ये क्या कह रहा है, आराम से सुनो। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक है कोई, दे इशूड 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कई बार इंस्टीट्यूट थियरी में भी पूछ लेता है, व्हाट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड? डीप डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब समझते हो, कह रहे डीप डिस्काउंट मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट। कहते हैं हम अपनी जो डेट है ना, जो डिवेंचर या बॉन्ड है, उसके ऊपर आपको बहुत हैवी डिस्काउंट दे देंगे, बहुत हैवी। लेट्स एज्यूम, एक एग्जांपल समझना चाहो, मान लो होंडा सिटी कार है 10 लाख की, वो आपको कहते हैं आप आओ 2 लाख में ले जाओ नवी कार। कैसा हो सकता है? कार के केस में नहीं हो सकता, लेकिन यहां जरूर हो सकता है, क्योंकि यहां कार के केस में पता पॉसिबल कब होता, कंपनी कहती जी हमारे पास आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आज जमा करा दो, 5 साल के बाद आना कार ले जाना। तो ये तो मुश्किल हो गया थोड़ा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप हो क्या रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, कहते जो हमारा बॉन्ड है उसको डीप डिस्काउंट पर देंगे, मतलब हैवी डिस्काउंट पर दे देंगे, बहुत हैवी डिस्काउंट। साथ में ध्यान रखना 0 इंटरेस्ट, मतलब हर साल कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मली डेट की फीचर क्या होती है, हर साल इंटरेस्ट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या बच्चे पूछ रहे हैं, फायदा ये है कि आपको इतने हैवी डिस्काउंट पर आज की डेट में दे दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का होता है, कोई 2, 5, 8, 10 साल में खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन में बताया भी है 25 साल का बॉन्ड है। कहते आपको कितने पर दे देंगे, इशूड एट 2500। कंपनी ने, IDB ने, बैंक ने जब इशू किया तो इशू प्राइस है पर बॉन्ड 2500 रुपए, और रिडेम्पशन कितनी है इसकी, जब वापस होगी वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू होगी इसकी 1 लाख रुपए। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आराम से सुनते जाइए मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले तो समझो डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब, तभी इसको आगे कर पाओगे। नॉर्मली अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने डेट से संबंधित किया, एक चीज तो श्योर थी कि इंटरेस्ट की कॉस्ट तो होती ही होती थी, I इंटू 1 - t, लेकिन यहां I इंटू 1 - t कुछ नहीं है ही नहीं। I इंटू 1 - t या तो आज है या 25 साल बाद की फिगर है, सिंपल दैट्स इट। डीप डिस्काउंट बॉन्ड जब इशू किया जाता है, इसकी फीचर होती है कि जो फेस वैल्यू उसको हैवी डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाता है। इस केस में फेस वैल्यू 1 लाख थी, उन्होंने इशू कर दिया 2500 रुपए पर, कि आज आप हमें 2500 रुपए दे दो, 25 साल के बाद रिडीम करेंगे और आकर अपनी फेस वैल्यू जो है वो ले जाना। फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। तो हमें इस केस में केडी निकालना है कि भैया ये जो 2500 रुपए के 1 लाख बन गए, मतलब कितना परसेंट का कॉस्ट कंपनी ने इनकर किया, या ऐसे कहूं कितने परसेंट इन्वेस्टर ने रिटर्न कमाया। तो वो वाली चीज हमें कंप्यूट करनी है। आइए जी लिखते हैं आंसर नंबर 4, लिखते हैं आंसर नंबर 4। पहले टाइमलाइन के माध्यम से एक बार समझते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। टाइमलाइन के माध्यम से समझें हो क्या रहा है। या तो भैया 0 ईयर है यहां, या फिर ये है N 25 ईयर्स के बाद की वैल्यू, 25th ईयर एंड, ठीक है ना। यहां पर कंपनी को मिली नेट प्रोसीड्स कितने रुपए की, 2500 रुपए की,
और यहां पर रिडेम्पशन वैल्यू जा रही है 1,00,000 रुपए, बस इतनी सी बात है। देयर इज नो इंटरेस्ट। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इंटरेस्ट है ही नहीं, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया, जो कि सही भी है। इतनी जबरदस्त आपको डिस्काउंट पर दे दिया, उसके बाद आप इंटरेस्ट भी चाहते हो तो बैंक को कह दो, बैंक बंद करके ताला लगा दे, आपको ही दे दे सब कुछ खाने कमाने के लिए बस। ठीक है ना। तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। इतनी बात तो हम जानते हैं, कॉस्ट कैसे निकलती है सर? वो फॉर्मूला होता है सर, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। वैसे करेंगे वो तो आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया, और इंटरेस्ट तो है ही नहीं यहां पर। तो हमें निकालना है वाईटीएम के थ्रू। अगर कभी डीप डिस्काउंट वगैरह का आ जाए तो आपने निकालना ही इसको किसके थ्रू है? वाईटीएम के थ्रू। कैसे? हमने ये फॉर्मूला तो सीखा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इतनी चीज तो हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने सीखा था। बेसिकली करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे स्टेटमेंट बनाकर ईयर एंड पर्टिकुलर्स वगैरह, लेकिन अच्छा नहीं लगता। सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, एक 0 ईयर की, एक 12th ईयर की, तो परेशान हो जाओगे। 0 ईयर की और 25th ईयर की, और फैक्टर निकालोगे 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट डैश 25 बार इक्वल टू प्रेस करके। तो इसलिए हम यहां पर डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। काम वही है, लेकिन अंदाज थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह नहीं है हर साल की पेमेंट के लिए, तो हम उसकी बजाय दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन करने का थोड़ा सा अंदाज बदल गया। इफ यू रिमेंबर, मैंने जब कल आपको इसका बेसिक सिखाया था, यहां पर एक कॉर्नर पे एग्जांपल बनाया था, अरे वो फर्स्ट वाले उसमें तो याद है, वो एक एग्जांपल बनाया था 100 रुपए का 110, तो 10%। तो सेम वे यहां पर है, हमारे पास सिंगल पेमेंट स्टार्टिंग में है, सिंगल पेमेंट एंड में है, बीच में कुछ नहीं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो हमारे यहां जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 1,00,000, प्रेजेंट वैल्यू है 2500, और ये है 25। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 1 प्लस आर रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू 1,00,000 बटे 2500, विच इज इक्वल टू 40। 1,00,000 बटे 2500 विच इज इक्वल टू 40। मुझे क्या ढूंढना है? आर। आई हैव टू फाइंड दिस रेट। We have to find the rate at which ₹2,500 becomes ₹1,00,000 after 25 ईयर्स। वो तो हमने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया इसे। अब फाइनली हमने तो ये बना लिया 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर 25 इज इक्वल टू 40, यानी कि जो 1,00,000 और 25 था उसको सिंप्लीफाई करके 40 बना लिया। अगर मैं कह रहा हूं 2500 रुपए आज का 25 साल बाद 1,00,000 हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब आज का 1 रुपया 25 साल बाद 40 रुपए बन जाएगा। ऐसा कौन सा रेट है? ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। ये जो चीज है 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर एन, ये होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सर क्या 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 सर? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होता है ये। कहने का मतलब, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको ये कह दूं 10% रेट पर, फॉर एग्जांपल ऐसे ही इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर समझाना चाहता हूं। मैं कहता हूं मान लो मैंने आज 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया 10% रेट पर 25 साल के लिए, आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 1 रुपया, तो 25 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अब एक चीज तो हो गई कि इस चीज को चाहे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लो, लेकिन इट बिकम्स लिटिल क्यूम्बरसम। अभी तो मैंने रेज़्ड टू पावर 25 रखा, मान लो मैं रेज़्ड टू पावर 40 रख दूं, 50 रख दूं, 60 रख दूं, तो थोड़ा सा मुश्किल ये चीज हो सकती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ढूंढने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का? FVIF टेबल का। FVIF टेबल का मैं आपको दिखाता हूं। FVIF टेबल आपको भी मिला है, आपकी पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में होगा। ये देखो जी, क्या लिखा है ऊपर? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये FVIF का टेबल है। यहां पर देख रहे हो कैसे लिखा होता है? समझिए इसको, N और R। N मतलब समय, टाइम पीरियड, R मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ये 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये टाइम बता रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एंड।
मान लो अगर मैं कहूं मैंने 3% पर आज पैसे लगा दिए और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपए 16 पैसे। अगर आज 1 रुपए लगाऊं जो कि रिटर्न कमा कर देगा 3% पर, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1 रुपए 16 पैसे हो जाएगी। मैं कहता हूं अच्छा ये बताओ 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, नीचे 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 गए, 10 साल के सामने मार्क कर लिए, ये 1.34 हो जाएगा मेरा आज का 1 रुपया लगाया लगाया हुआ। समझ रहे हैं इस तरह से। तो मैंने आपके सामने अभी एग्जाम्पल क्या बनाया कि अगर मैं 10% पर पैसा लगाऊं 25 साल के लिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% पर 25 साल। तो समय लॉक किया 10 साल, इसके सामने सॉरी समय कितना था मेरा, सॉरी समय था 25 साल, और इसके सामने 10%। 10% कहां है जरा देखें, ये रहा जी 10%। तो 10% पर जरा हम नीचे आते हैं 25 ईयर के सामने। ये रही वैल्यू 10.83। सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल, यानी कि अगर आज मैं 1 रुपया लगाता हूं तो 25 साल के बाद 10% अगर वो हर साल कमा रहा है तो 10.83 रुपये मुझे मिलेंगे। ये हमने एग्जांपल के लिए सीखा। कितनी वैल्यू आ गई यहां पर, ये वाली वैल्यू होगी 10.83। तो मेरा 1 रुपया जो है वो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10.83 करके डैश अमाउंट। मान लो मैं 1 रुपया नहीं, मैं कहता हूं यार आज मैं ना 10 लाख रुपए लगा देता हूं, ठीक है, चलो इजी रखने के लिए 1 लाख रुपए लगा देता हूं 10% पर 25 साल के लिए। तो आप इससे सिंपली मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 10.83 लाख। तो अगर आपने 1 लाख रुपए आज लगाए, 25 साल बाद एक साथ आपको 10.83 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हम यही वाले फॉर्मूला को लगाकर तो चले हैं, हम इसी फॉर्मूला को लगाकर तो चल रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 1 + r⁻25 इज इक्वल टू 40। जहां मुझे रेट निकालना है, मुझे ये पता है 25 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा 40 रुपए आ जाए 1 रुपया लगाकर। मतलब मुझे क्या करना है, ये जो 40 रुपये है इसको मुझे इस टेबल के अंदर ढूंढना है, लेकिन रेट हमें पता नहीं, बट समय जरूर पता है 25। यानी कि हमारी ये वाली चीज 25 जो है ये फ्रीज्ड है। इसको रब कर दें, तो समझने के लिए था ना, ये तो समझने के लिए था, इसे रब कर दिया। 25 मेरा फ्रीज है, मुझे इसके सामने 40 ढूंढना है। क्या 25 के सामने 40 दिखता है? आप इसके सामने चलते जाइए 25 के, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हमें 40 मिला, लेकिन एग्जैक्ट 40 नहीं मिला, 40.87 है, लेकिन हमें तो चाहिए 40। इंटरपोलेशन मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं। एक 40 से छोटी फिगर, एक 40 से बड़ी फिगर, तो 40 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। और इन दोनों का रेट देख लीजिए, 32.92 का रेट क्या है। अगर मैं यहां से मार्किंग करता हूं, ऊपर चलता हूं, 32.92 का रेट है 15%, 40.87 का रेट है 16%। ये लीजिए, इसको एनलार्ज करके दिखा देते हैं आपको। 15% पर वैल्यू थी कौन सी, 32.92, और 40.87 कब है, 16% पर। तो 15 और 16% दो रेट हमें मिल गए। हम कहेंगे यहां पर एट 15% वन प्लस आर रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू डैश, कितना निकाला हमने, 32.92। एंड हमने कहा बेटा एट द रेट ऑफ 16%, 1 + r⁻25 का जो वैल्यू है दैट वाज 40.87। आगे क्या इंटरपोलेशन मेथड लगा लेंगे आराम से। ये लीजिए, मैं कहता हूं ये रहा 15%, ये रहा 16%, ये वाला वैल्यू है 32.92, ये वाला वैल्यू है 40.87। और हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा रेट चाहिए जहां पर वैल्यू कितना हो, 40 हो। समझ रहे हैं, जैसे कल क्या सिमिलर टू सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही। तो भैया इन दोनों का गैप देख लो, टोटल कितना है, 40.87 माइनस 32.92। इन दोनों का गैप है टोटल 7.95। तो टोटल गैप 7.95 जब है तो डिफरेंस इन रेट्स कितना है, 1%। तो हम निकाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली कि इतने गैप के लिए कितना प्रतिशत बनता है। 15 से भी चल के आंसर आ सकता है, 16 से भी चल के आ सकता है। तो हम कहते हैं सिमिलर इंग्लिश यूज कर लें एक बार।
फॉर gap in values of 7.95, difference in rate is equal to 1%. So for gap in values of 40 and 32.92 का निकालेंगे, 40 minus 32.92, ये गैप आ रहा है जी 7.08 का. So for gap in values of 7.08, difference in rate is equal to 1 upon 7.95 into 7.08, which is coming out to be 0.89%. So हमारा जो required KD है 7.08 के लिए कितना आ रहा है 0.89%. तो हम क्या कहेंगे 15% तो था ही, उसमें 0.89 ऐड कर दीजिए, तो ये वाला जो आपको मिलेगा दिस विल बी 15.89%. तो हम कहेंगे here our KD is 15% plus 0.89%, that is 15.89% जी. चले जी, आई होप कर लिया है नोट. एक बार जरा वापस से गो थ्रू करना चाहेंगे हुआ क्या है क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन में बोला डीप डिस्काउंट बॉन्ड. तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड की फीचर क्या है कि इट इज इशूड एट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू. तो अकॉर्डिंगली 2500 रुपए में इशू किया गया और 1 लाख रुपए उसका बन रहा है रिडेम्पशन वैल्यू. बीच में कुछ और पेमेंट है ही नहीं, तो हमने सीधा बोला एफ वी इज इक्वल टू पीवी के फॉर्मूला से चल पड़ते हैं. और अकॉर्डिंग जब हम यहां तक पहुंचे, मेन की है इस चीज को समझना इस प्रश्न में. 1 प्लस आर इज टू पर 25 इक्वल टू 40. आप चाहें तो खुद के रेट एज्यूम करके, लेट से आपने 14 रेट 15 16 17 18 करके, जैसे हमने कल किया था बिल्कुल वैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको 25 बार इक्वल प्रेस करना पड़ेगा. तो जेडे बच्चे दे कैलकुलेटर विच जीटी हैगा ही नहीं, जिस बच्चे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है वो तो 50 बार दबाएगा इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस, और जितने रेट ट्राई करोगे उतनी बार इक्वल एम प्लस करना पड़ेगा. तो उससे ज्यादा बेटर अप्रोच है ना. हमारे पास जब फिगर ही सिंगल थी हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली 1 प्लस आर इज पर 25 इक्वल टू 40, यानी कि मेरे को 40 ढूंढना है उस टेबल में. कौन सा ऐसा रेट है जिसको मैं अगर 25 साल तक करता रहूं, जिसको मैं अगर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं अपने अमाउंट को, तो कौन से रेट पर मेरा 1 रुपया आज डेट में 40 रुपए बन जाएगा फ्यूचर में. तो वो रेट आया 15.89%. यानी कि केडी इज 15.89% कंपनी के माध्यम से, या फिर ऐसे कह सकते हो जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसको पर एनम की जो रिटर्न कमाई उसने, दैट इज 15.89. भी प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, ले लेना चाहिए. चलिए ये वाला क्वेश्चन मारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन मारा हो गया, और इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट भी मारा खत्म हो गया रे. हम आते हैं अगले अपने अलग अलग कंसेप्ट पे. कंसेप्ट नंबर 5. कॉन्सेप्ट नंबर 5 बच्चे कह रहे सर खत्म हो गया क्या डेट? जी नहीं, अभी डेट में थोड़ा थोड़ी बात बाकी है. कॉस्ट ऑफ
डेट किसकी बात करें यहां पर? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डेट, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज नहीं थी ये, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कुछ साल पहले अपने मॉड्यूल में भी इसके बारे में जिक्र किया और लगे हाथ एग्जाम में भी पूछ लिया, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले से इस चीज को करते आए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की इन चीजों में दिक्कत होती नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट कन्वर्टेबल डिबेंचर, सबसे पहले समझ लेते हैं भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर का फंडा क्या है। जैसी उसने बोला कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर हमेशा रिडीमेबल होते हैं, ये इररिडीमेबल नहीं हो सकते। नाम में ही कन्वर्टेबल है, यानी कि कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, जब आप इशू करते हो उसी समय पर समय फिक्स कर दिया जाता है कि आफ्टर डैश नंबर ऑफ ईयर यू शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। आपके पास ऑप्शन होगी, आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लेना, नहीं तो आप हमसे कैश लेकर चले जाना। तो रिडीम तो ये पक्का होंगे, चाहे रिडेम्पशन थ्रू कैश हो, रिडेम्पशन बाय पेमेंट, या फिर रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। सर ये क्या बोल रहे हो? सुना होगा आपने यार, डिबेंचर चैप्टर तो किया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स में तो होता है, वहां पर होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के तरीके। तो उसमें एक तरीका होता है रिडेम्पशन बाय लंपसम, मतलब पैसे दे दो, एक होता है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, मतलब डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो इक्विटी में। तो दोनों ही केस में हमारा डिबेंचर तो चला गया ना बैलेंस शीट से बाहर, तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। हमें क्या करना है? उसकी कॉस्ट निकालनी है। सुनते रहना ध्यान से, हमें निकालनी है उसकी कॉस्ट। अब सवाल ये उठ गया कि कॉस्ट में तो जब निकालते हैं, क्योंकि रिडीमेबल है तो रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल डेट वाला, या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओगे, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बटे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, या तो ऐसे करोगे, या वाईटीएम। दोनों ही केस में अपने को रिडेम्पशन वैल्यू तो चाहिए, दोनों ही केस में अपने को रिडेम्पशन वैल्यू तो चाहिए। सुनते जाओ, आज की डेट में खड़े हैं जब डिबेंचर को किया है इशू, और मानकर चलते हैं 5 साल बाद आपने रिडेम्पशन करनी है, आइदर थ्रू पेमेंट और थ्रू कन्वर्जन। अब 5 साल बाद डिबेंचर होल्डर कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, कैश वाली की शेयर वाली, मुझे क्या पता, लेकिन हमें तो रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए आज। एक राशनल इन्वेस्टर क्या करेगा? मान लो आपने किसी जगह पर पैसे लगाए डिबेंचर में, 5 साल के बाद कंपनी आपको ऑप्शन देती है, एक डिबेंचर के बदले या तो अमाउंट ले लो, कैश ले लो 100 रुपए का, या फिर आप अपने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करा लो। और जैसे ही आप डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करा रहे, तो जो आपको इक्विटी मिल रही है उसकी वैल्यू होगी, लेट्स एज्यूम 140 रुपी, मतलब आपको एक डिबेंचर के बदले जो इक्विटी शेयर मिला, इक्विटी शेयर जो मिले उनकी वैल्यू 140 रुपए है। तो एज अ राशनल पर्सन आप उस समय पर क्या करोगे? क्या कैश लोगे या इक्विटी शेयर लोगे? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, अगर मुझे पैसे की जरूरत हुई तो, यार इक्विटी शेयर लेकर बेच दियो ना मार्केट में, इतना दिमाग हम चलाएंगे। समझ में आई मेरी बात? जब भी कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत है आरवी, रिडेम्पशन वैल्यू। हम क्या करेंगे? आज की डेट में खड़े होकर रिडेम्पशन वैल्यू दोनों निकालेंगे, कैश वाली, शेयर्स वाली, दोनों में से जो हायर है उसे कंसीडर कर लेंगे टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट। बस इतना सा काम हमें करना है, ठीक है ना। चलिए आइए लिखते हैं पहले इसके बारे में, कॉन्सेप्ट है नया तो लिखना तो बनता है, और उसके बाद प्रश्न करेंगे। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। एक तो ये वाली बात पक्की हो गई, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। Their cost can be computed by either approximation method और YTM मेथड। वो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से निकाल सकते, क्योंकि रिडेम्पशन वाली कैटेगरी में आ गए, वहां पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब जरा इनके बारे में बाकी बातचीत जो है कर ली जाए, फीचर्स वगैरह इनके बारे में लिखेंगे। These are the debentures who have the option at the time of their redemption, ऑप्शन कब है? at the time of their redemption
to receive the cash or specified number of shares. तो इनके पास दोनों ऑप्शन रहेगी. At the time of redemption they can receive the cash or they can receive the shares also. The only complexity arises with respect to redemption value as we can't understand the behavior of investor at the time of redemption. हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में राइज होगी, रिडेम्पशन वैल्यू के, क्योंकि आज की डेट में खड़े होकर हम इन्वेस्टर का बिहेवियर रिडेम्पशन के समय का कैसे प्रेडिक्ट करें कि वो क्या लेगा. तो उसके लिए हमने क्या सीखा अभी, एक राशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, जिस ऑप्शन में ज्यादा अमाउंट का फायदा है, जहां ज्यादा फायदा है वहीं जाएगा. तो वो लिख लेते हैं. We shall assume that a rational investor will choose the option which has the higher value out of कैश एंड शेयर्स. दो ऑप्शन है हमारे पास, कैश और शेयर, दोनों में से जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो उसको चूज करेगा. ठीक है ना. बाकी सारे पॉइंट जो किए वो सिमिलर रहेंगे. इंटरेस्ट वैसे ही आएगा, टैक्स रेट वैसे ही रहेगा, नेट प्रोसीड वैसे रहेगा, लाइफ वैसे रहेगा. लेकिन रिडेम्पशन वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में कंपैरिजन करना होगा. हमें जो शेयर्स की वैल्यू निकालनी है वो फ्यूचर वाली वैल्यू निकालनी होगी. लेट्स से अगर 5 साल की लाइफ है तो 5 साल बाद कितने रुपए की वैल्यू होगी उन शेयर्स की जो आपको मिलने वाले हैं. ठीक है ना. चलिए जी, हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं. इससे संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5. मेरी क्लास पजल अगर कहीं पर है तो मैं आपको इसका हिस्ट्री जरूर जो है बताना चाहूंगा. जी हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था. एग्जाम क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. लेट अस रीड इट. कहता जी टीटी लिमिटेड, क्या बात है, टीटी लिमिटेड इशूड 20,000 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर. 10% क्या हो गया जी, कूपन रेट. डिबेंचर केड़े हैं, कन्वर्टिबल वाले. फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए. मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years. At maturity, the debenture holder will have the option to convert the debentures into equity shares of the company in ratio of 1:5. आप कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर में, कैसे, 1:5 में. मतलब ब्रैकेट में कहता 5 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स बेटा है 20 रुपए आज की डेट में. ध्यान दें, करंट मार्केट प्राइस, आज का प्राइस 20 रुपए है. आपने ये नहीं कहना एक शेयर के बदले एक डिबेंचर पे 5 शेयर, 5 गुना 20 यानी कि 100 रुपए के शेयर मिलेंगे. अरे वो तो आज की वैल्यू शेयर की, हमें आज की नहीं चाहिए, 5 साल बाद 5 साल बाद 5 साल बाद की चाहिए. कहता हिस्टोरिकली, मतलब इतिहास में अगर देखें, ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 4% पर एनम. हमारे शेयर की वैल्यू हर साल 4% बढ़ती है. तो अगर आज की वैल्यू 20 रुपए है तो 5 साल बाद की वैल्यू क्या होगी, 4% के हिसाब से ग्रो करते रहिए हर साल. एज्यूमिंग द टैक्स रेट इज 25%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड IRR मेथड. सर ये IRR तो सिखाया नहीं आपने बेटा, YTM को ही IRR बोलते हैं. अभी जाकर लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. और जब YTM यूज करेंगे तो दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी, रेट कौन सा लें. तो क्वेश्चन ने
एग्जाम में जब आया तो रेट लिखकर ही बता दिया, कहता 10% और 15%, यानी कि सीधा सीधा हिंट है आपको, ये दोनों रेट लेने हैं, एक पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक पर नेगेटिव आएगी, और आपने अपना उत्तर उस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो पूरा वाईटीएम तो इस केस में बड़ा मुश्किल बनता है, इसलिए उसने रेट आपको दे दिया, और रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण रेट के साथ साथ यानी कि फैक्टर की वैल्यूज भी उसने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। आंसर नंबर लिखेंगे जी, आंसर नंबर 5 इन आवर नोटबुक्स एंड लेट्स डू इट। कुछ सोच कर बोला होता तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने, समय तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये लीजिए जी, हो ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। हाँ टुणुंग टुणुंग टुंग टुणुंग टुंग। ये लीजिए जी, इंटरेस्ट है 10 रुपए, टैक्स रेट है 25%, लाइफ कितनी है 5 साल। जो जो चीज आसानी से पता वो तो लिख ही सकते हैं ना। नेट प्रोसीड की बात करूं, क्वेश्चन ने कोई डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं बताया, यानी कि इट इज सेम एज द फेस वैल्यू पर डिबेंचर बेटा 100 रुपए। इट इज सेम एज द फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100 रुपए। जब आई बात आरवी की, आरवी बोले तो रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर, तो इसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है। रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर, ऑप्शन 1 कैश। कैश लिखने के लिए कैश लिखते हैं, ऐसा मत सोचना कि कंपनी कैश देती है, सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। क्या उसने आपको बताया कि रिडेम्पशन कितने पर होगी? नहीं, मतलब फेस वैल्यू। अगर कोई कैश लेना चाहेगा तो उसे सेम एज फेस वैल्यू मिलेगा, दैट इज 100 रुपी, सेम एज फेस वैल्यू, दैट इज 100 रुपी। ऑप्शन 2 क्या है जी? शेयर्स। ऑप्शन 2 है शेयर्स। क्वेश्चन ने बोला था रेशियो क्या रहेगी? 1:5, यानी कि एक डिबेंचर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। और आपको पता है जब भी हम केडी एक्सेट्रा कंप्यूट करते हैं तो हम पर डिबेंचर ही वैल्यू सारी कंसीडर करते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर टोटल 20,000 किए थे इशू, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, अपने को देखना है एक डिबेंचर के बदले क्या मिलेगा। उन्होंने बताया एक डिबेंचर के बदले आपको मिलेंगे 5 शेयर, तो 1:5 हो गया। 1 डिबेंचर शेयर्स पर डिबेंचर, 5 शेयर मिलेंगे। आज की डेट में वैल्यू क्या है? आज की डेट में वैल्यू क्या है? 20 रुपए की। यह है मार्केट प्राइस आज का। लेकिन हमें रिडेम्पशन कब होगी? एन कितना लिखा? 5। 5 साल के बाद की वैल्यू क्या होगी? 5 साल के बाद की वैल्यू क्या होगी? ये जो 20 रुपए है इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 4% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आराम से समझिए, एक डिबेंचर के बदले मिलेंगे 5 शेयर, मतलब टोटल हो गए 1:5, 5 शेयर मिलेंगे। 20 रुपए का एक शेयर आज की डेट में है, लेकिन मुझे चाहिए फ्यूचर की वैल्यू 5 साल बाद की, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 + r⁻n। थोड़ी देर पहले ही सीखा हमने, थोड़ी देर पहले ही सीखा कि फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है भैया? 1 + r⁻n। तो यही तो कह रहे हैं कि जो मेरा शेयर 20 रुपए का है वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बाद कितना हो जाएगा अगर 4% की हर साल ग्रोथ होती हो? तो ये वैल्यू क्या आई जी? ऐसा करने से अपने पास आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 5 ईयर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 5 ईयर्स कितना आएगा? कैलकुलेटर उठाएं। 1.04 इंटू, ये आएगा जी 1.20 24.33 के आसपास बन जाएगा। ये मतलब क्या आएगा? इसको थोड़ा और मैं छोटा कर रहा हूं इसे। ये आपका हो जाएगा 5 × 24.33, 24.33 इंटू 5, ये हो गया जी 121.65।
ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें 1.04 रेज टू पावर 5 की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी मिल जाएगी। रेट कितना है 4%, सॉरी फिर से गलत मांग, रेट कितना है 4%, टाइम पीरियड कितना है 5 साल। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1.22, तो आप 20 रुपए को वैसे ही 1.22 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वैल्यू आ जाएगी 24.4। ये लीजिए, इसका वैल्यू अलग से निकाल कर बता दें। एक मिनट, ये मेरा डेसिमल हट गया यहां से। ये जो है इसका वैल्यू इकलौते का, इसका वैल्यू आ रहा है कितना, देखा हमने टेबल से 1.22, ये वैल्यू आ रहा है जी 1.22। इसे आप कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1.04 रेज़ टू पावर 5 है ना, तो 1.04 मल्टीप्लाई के बाद इक्वल दबा दीजिए। ये 2 बार हो गया, एक बार इक्वल 3 बार, इक्वल 4 बार और इक्वल 5 बार। क्या 1.04 इंटू इक्वल 2 बार हो गया, इक्वल 3 बार, इक्वल 4 बार और इक्वल 5 बार हो गया। तो 1.22 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आ जाएगी। क्या बोला मैंने? 1.04 को प्रेस करो मल्टीप्लाई, इक्वल टू जैसे ही किया, मतलब ये 2 बार आ गई इसकी वैल्यू 1.04 रेज टू पावर 2। एक और बार इक्वल टू किया, रेज टू पावर 3 आ गया, एक बार इक्वल टू रेज टू पावर 5, एक बार और इक्वल किया, रेज टू पावर 5 आ गया जी। एनी हाउ, फाइनली हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ गई 121.65 की वैल्यू। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सारी वैल्यूज हो गई। अब सबसे पहले क्या लगाते हैं जी? अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे पहले लगा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। फॉर्मूला KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए, I कितना सी? I 10, 1 माइनस टी सी पुत्र 0.25, RV कितना है 2। अरे यार ये तो हमने लिखा ही नहीं, एक मिनट जी, कोई ना, आप कुछ मत करिए, कटिंग शटिंग मत करना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। रीजन क्या है, हमने यहाँ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों कर तो दी, लेकिन ये नहीं लिखा दोनों में से कौन सी बेटर है। ऑब्वियस सी बात, अगर मैं देखता हूँ ये 100 है कैश वाला पॉइंट और यार है 121.65, तो दोनों में से ज्यादा क्या है 121.65, तो हम 121.65 को कंसीडर करते हुए उत्तर करेंगे। यहां लिख लेते हैं, एज द हायर वैल्यू ऑफ द टू, as the higher value of the 2 is 121.65, so we shall consider 121.65 as redemption value। ठीक है ना, हमने ये कहा था एक राशनल इन्वेस्टर क्या चूज करेगा? जो वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तो वैल्यू चूज करेंगे 121.65 की। तो जब यहां आरवी पर आए 121.65 माइनस NP विच इज 100 बेटा, डिवाइड बाय लाइफ विच इज 5 years, होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 इंटू 1.25 कितना हो गया? 7.5। 121.65 माइनस 100 बटे 5, ये हो गया जी 4.33। काले रंग दी लकीर किथे आ रही, बटे 121.65 प्लस 100 बटे 2, ये आ रही थले 110.825, 110.825 ते हैगा मल्टीप्लाई बाय 100। 7.5 प्लस 4.33 डिवाइड बाय 110.825%, ये आ गया जी 10.67% एज पर अप्रोक्सीमेशन मेथड। 10.67 एज पर अप्रोक्सीमेशन मेथड जी, यहां तक कंप्लीट करिए।
चलिए जी, आई होप ये वाली चीज तो हो गई डन। अब जरा करते हैं YTM एक बार फिर से प्रैक्टिस, क्योंकि YTM की जितनी प्रैक्टिस करें उतनी ही कम सी लगती है। तो हम हेडिंग लिखते हैं जी, क्वेश्चन ने बोला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अच्छा, एक तो हम क्या करें, जहां हमने लिखा था YTM वहां जाकर IIR लिख दें। मुझे फाइल उठानी पड़ेगी एक ले आया मैं फाइल यहां पर, और ये रहा YTM ऑब्लिक प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है ना, तो यहीं पर जाकर लिख लेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मैं यहीं से लिख दूं, यहां इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको IRR भी बोलते हैं। मैंने पता है पहले क्यों नहीं लिखा है ये नाम, ये टर्म ना कैपिटल बजटिंग चैप्टर की है और ये किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट का क्या कहें जी, उन्होंने अगर इसमें IRR लिख दिया तो बढ़िया है, हम भी लिख देते हैं। वैसे लॉजिकली यहाँ IRR वर्ड सूट नहीं करता क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट एनी हाउ हमने यहाँ पर लिख दिया। आप बच्चे भी जाकर कॉन्सेप्ट 4 में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम वापस आ जाते हैं जहां हम थे, यहां पर अप्रोक्सीमेशन मेथड के बाद हम यहां लिखते हैं जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे हमने यहां पर ये बनाया था स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू, सिमिलर वे में हमें चलना पड़ेगा। उससे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम एक टाइमलाइन बनाकर देख लें तो वो भी किया जा सकता है। ये लीजिए, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, हम आज की डेट में खड़े हैं यहाँ यानी कि 0 पीरियड पर, 5 साल की लाइफ है। ठीक है ना, तो इस तरह से ईयर आपके 1 2 3 4 और 5 आ जाएंगे। 0 ईयर में हमारे पास क्या आ रहा है, नेट प्रोसीड्स। यहां आ रही है नेट प्रोसीड, यहां हर साल जाएगा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट और लास्ट में जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू। इतनी बात है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज कैसे बनाया था हमने कहा था जी लिखेंगे ईयर एंड पर्टिकुलर्स कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट, क्वेश्चन ने खुद ही बताया एक बार 10% ले लो, इस पर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। फिर हम लेंगे बेटा एक बार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, इस पर निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जब यहां हम लिखेंगे ईयर एंड है 0, क्योंकि इंटरेस्ट सेम रहेगा तो यहां सीधा 1 to 5, इसके ऊपर एन्युटी फैक्टर लगा देंगे और फिर लिख दिया 5। 0 ईयर में क्या हो रहा है, वी आर रिसीविंग द मनी बाय द नेम ऑफ नेट प्रोसीड्स, हमें पैसा आ रहा है नेट प्रोसीड्स के नाम से, यहां पैसा जा रहा है इंटरेस्ट के नाम से और यहां जा रहा है रिडेम्पशन वैल्यू। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कैश फ्लो की बात करो, 0 ईयर में कितने रुपए आ रहे हैं, पर डिबेंचर 100 रुपए, नेट प्रोसीड वाज 100 रुपी। इंटरेस्ट की बात करूं कितना जा रहा है, देखने में लगता है 10% यानी कि 10 रुपए जा रहा है, लेकिन हमें पता है इसको नेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो यहां क्या था ना, I इंटू 1 माइनस टी, ये वैल्यू आई थी 7.5, तो ये लेना है हमें। और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, ये हमने यहां पर लिख दिया था, वी शैल कंसीडर 121.65 एज द रिडेम्पशन वैल्यू। तो 121.65 माइनस 121.65, 0 ईयर के सामने तो फैक्टर 1 आएगा 5वें साल के सामने 10% पर कितना आएगा जी, क्वेश्चन में गिवन है 0.621, लेकिन हम 1 to 5 इंटरेस्ट के लिए अलग अलग फैक्टर नहीं ले रहे क्योंकि सेम चीज मल्टीप्लाई होने, तो हमें चाहिए एन्युटी फैक्टर। मैंने एन्युटी फैक्टर आपको सिखाया था, 1 डिवाइड बाय 1.10 करोगे, इक्वल 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 करोगे, 5 बार GT प्रेस करोगे आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में खुद की वैल्यूज हो तो आप अपना फैक्टर मत निकालो, उन्हीं को ऐड कर लो। बेसिकली एन्युटी फैक्टर क्या था, सम टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है उनका टोटल मार लो, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621, ये आ रहा है बेटा 3.79। तो हम कह रहे हैं 100 इंटू 1 मेमोरी प्लस 100, 7.5 इंटू 3.79
मेमोरी में माइनस कर दिया, -28.425, 121.65 इंटू 0.621, फिर से मेमोरी में माइनस कर दिया, -75.54, इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, और ये आ रहा है माइनस में अपने पास वैल्यू आ रही है 3.97। फिर 15% पर करते हैं, 0 ईयर के सामने 1 आ गया, 5वें साल के सामने आ गया जी 0.497, और 7 और ये वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी, सभी पीवीएफ को ऐड कर लो, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497, 3.353। तो कैश फ्लो को फिर से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1 100 मेमोरी प्लस 7.5 इंटू 3.353, मेमोरी में से माइनस कर दिया, ये आ गया -25.15, 121.65 मल्टीप्लाई 0.497, ये भी मेमोरी में से माइनस कर दिया 60.46, और ये वैल्यू आ गई बेटा पॉजिटिव अपने पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव, कितनी, +14.39। इन दो वैल्यूज का यूज करते हुए हमें अपना केडी निकाल लेना। हमने 2-3 क्वेश्चन अभी वाईटीएम के कर लिए, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बनाया था, लोअर रेट केडी इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस नेगेटिव एनपीवी अपॉन नेगेटिव एनपीवी माइनस पॉजिटिव एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स, ठीक है ना। यही फॉर्मूला बनता है जब हम लोअर रेट से स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जब हम यहां पर भरते हैं लोअर रेट, 2 रेट हैं 10 और 15, दोनों में से लोअर कौन सा बेटा 10, नेगेटिव एनपीवी 3.97 डिवाइड बाय नेगेटिव एनपीवी 3.97 माइनस पॉजिटिव एनपीवी 14.39 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, 2 रेट हैं 10 और 15, दोनों का डिफरेंस है 5, 10 प्लस ये आ गया जी -3.97, ये इन दोनों का टोटल 14.39 प्लस 3.97 माइनस 18.36 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस तो माइनस कट्टी गई ते ए आ गया जी अगे बढ़े तो 10 प्लस 3.97 डिवाइड बाय 18.36 मल्टीप्लाई बाय 5, ए आया पुत्र 1.08, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 11.08%। ये आपका बनेगा जी फाइनल आंसर। अप्रोक्सीमेशन मेथड से कितना आया था 10.67, जो इससे आंसर आएगा वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट होगा जी। कंप्लीट करेंगे। ओके जी, आई होप इट्स डन। बढ़ते हैं आगे। ओके, आज यहां तक हो गया तो मैं एक चीज का राज खोल देता हूं। याद हो आपको कल भी हमने वाईटीएम किया था, तब मैं चाहता था हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हो, तो एक राज की बात मैंने नहीं बताई जो अब बता देता हूं। एग्जाम में अगर वाईटीएम मेथड आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम क्या है, रेट्स माइंड में आना कि कौन से रेट पर पॉजिटिव कौन से पर नेगेटिव आएगा। पूरे इंडिया में इतने स्टूडेंट, कोई 5% से स्टार्ट कर रहा होगा, कोई 8 से, कोई 10 से, कोई 12 से कोई 15 से, बिना जाने के आंसर कितना आ रहा है।
हमें क्या करना, अगर सिर्फ YTM पूछे तो व्हाट वी विल डू, हम चुपके से का मतलब आंसर शीट में नहीं दिखना है, आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाकर आंसर निकाल लो। ये वाला मेथड तो आता ही नहीं, तो आसान है YTM के मुकाबले। YTM अगर पूछे अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाकर चुपके से आंसर निकाल लो, मतलब आंसर शीट में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कि आपने ऐसा किया। करो तो पेंसिल से रब कर दो, नहीं तो रफ में कैलकुलेटर पे कर लो, रफ में करना है बिल्कुल। रेट आ गया, अप्रोक्सीमेशन से जो आया फाइनल YTM वाला इसके आसपास ही होगा। तो जो दो रेट चूज करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए, वो आप इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज्यादा, जैसे मान लो यहां पर 10.67 आया, तो हमें ये पता है कि आप एक रेट इससे थोड़ा नीचे लेट से 9 और एक इससे थोड़ा ऊपर लेट से 12 के आसपास चूज कर लीजिए। तो 9 और 12 पर आप चूज करेंगे, उस पर जब आंसर अपना निकालेंगे तो YTM से इतना ही आ जाएगा। और ये 11.08 आया, मतलब ये 9 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का था कॉन्सेप्ट नंबर 5, इससे संबंधित होमवर्क मार्क कर लेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 का होमवर्क आपका ये रहेगा जी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5। डन हो गया जी। ये आपका आज का होमवर्क हो गया। हम वापिस आ जाते हैं, हम वापिस आ गए। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6, डिबेंचर से संबंधित, डेट से संबंधित ये हमारा अंतिम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखेंगे, amortization of bond oblique finding present value of bond। हेडिंग लिखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 6, amortization of bond oblique finding present value of bond। क्या हो रहा है पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर लिखेंगे और प्रश्न करेंगे और फिर होमवर्क के लिए प्रश्न लेंगे। अब आपको बेसिक फॉर्मेट हमारे पढ़ाने का समझ में आ गया कि हम तैयारी किस तरह से कराते हैं और क्लास में किस अंदाज से पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द फेमस नेम, लेकिन आपके मॉड्यूल में टर्म लिखे अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में, तो मैंने वो भी यहां पर डाल दिया। ये जब कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ये कंपनी के व्यू पॉइंट से नहीं होता, ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से होता है। बाकी सारी चीजें अब तक मैं क्या कह रहा था, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू है निकालने का काम वो इन्वेस्टर करता है। हो क्या रहा है समझते हैं। यहां तो बॉन्ड आ गया, मैं कह रहा हूं बॉन्ड की बजाय दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी लिखी हो, इक्विटी शेयर लिखा हो, प्रेफरेंस लिखा हो, बॉन्ड है, डिबेंचर है, और भी कोई सिक्योरिटी जो फ्यूचर में किसी और नाम से आ सकती है। अगर किसी भी चीज की आपने आज की वैल्यू निकालनी है, इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या करो, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आज की वैल्यू निकाल लो। एज्यूम करते हैं आपके घर वालों ने कह दिया बेटा शादी कर ले, आप कहते क्या बात कर रहे हो, मैं तो सीए कर रहा हूं, भी मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर बनकर आती हैं। पेरेंट्स किसी शादी में गए हुए थे, आपके शादियों का सीजन था, वहां पर कोई गुड़िया उन्हें दिखी, कोई लड़की उन्हें दिखी, उन्हें लगा ये तो हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने उस लड़की के पेरेंट्स से बात कर डाली, जी हमारा बच्चा है, क्या आप शादी करेंगे? लड़की के पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी। अब सवाल आ गया आप पर कि आप शादी करेंगे क्या। मेन बात ये नहीं है बच्चा सोचने लगा मन ही मन कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल में रहो, कुछ और सिखाना है। ये तो भूमिका बनाई गई। एग्जाम्पल में कह रहे हैं वैसे आई एम टोटली अगेंस्ट द डाउरी एक्सेट्रा, ये वो कुछ नहीं, लेकिन मान लेते हैं लड़की वाले कहते जी हमारा मन कर रहा है, लड़के को हम कुछ देना चाहते हैं, हम तो देंगे। आप क्या कर रहे हैं? सीए। क्या बन चुके हो? नहीं, कर रहे हो। लेकिन कर रहे हो यही मानेंगे कि हो जाएगी, तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आज की डेट में जो आपकी वैल्यू लगाई जाएगी वो बढ़िया वैल्यू लगेगी। समझ रहे हो? जब मैं चंडीगढ़ में था, मैं सब कुछ करता था, तो मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था यार खाली सीए का रेट चल रहा है 1 करोड़, तू तो सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, आईसीडब्ल्यू कर रहा है, रैंक होल्डर है, तेरे तो बोली बहुत तगड़ी लगेगी। मैं कहा सर मैं बिकना नहीं हैगा, आप ऐसी बातें मत करो, मैं खुद को बेचूंगा नहीं। और वो बात बिल्कुल सही रही, हमने अपनी शादी में कुछ भी नहीं लिया। और मैं सभी को कह तो क्यों लेना यार, ठीक है ना। चलो ये सोशल टॉपिक हो गया, इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक थंब रूल, एक जनरल बता दिया, कोई भी बच्चा अगर ये सोचकर सीए कर रहा है ना निकम्मा कि मैं सीए कर रहा हूं, मेरे को लड़की वालों से दहेज लेना है, बेशर्म, फिटे मुंह तेरे।
एग्जाम्पल पर वापिस आते हैं। सीए कर रहे हैं आप, तो आपकी वैल्यू बढ़िया है क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है, तो आपके फ्यूचर की वैल्यू देखकर आज आपके प्रेजेंट में बोली लगा दी गई। वहीं आपके पड़ोस में एक और लड़का रहता है बिल्कुल आपकी उम्र का, बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बीकॉम कर रहा है। क्या जब उसके लिए रिश्ता आएगा क्या उसकी भी वैल्यू इतनी लगेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि भाई खाली बीकॉम का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है, सीए का बहुत ब्राइट है। यानी कि एक जनरल थंब रूल बन गया, किसी भी चीज की वैल्यू आज निकालनी है तो पहले उसका फ्यूचर देखो, फ्यूचर में जो होने वाला है उसी के हिसाब से आज की प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। तो ये रूल तो जब सब चीजों में ह्यूमन बींग्स तक लग गया तो सिक्योरिटी फिर क्या चीज है? तो सिंपल सी बात, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मुझे कहा गया कि भैया इस कंपनी के आकर ये बॉन्ड ले लो, ये डिबेंचर ले लो, शेयर ले लो, मैं क्या कहूंगा, रुको, मुझे ये बताओ मुझे इससे फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो कंपनी समझा रही देखो हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे, हम आपको एट द एंड एक रिडेम्पशन वैल्यू भी देंगे, और आप आज के डेट में लेट से हमसे 100 रुपए का एक डिबेंचर ले लो। मैंने कहा रुको, मेरे को अपनी कैलकुलेशन करने दो। सेम जो वाईटीएम में क्या वही काम करने वाले हैं। मैं कहूंगा अच्छा फ्यूचर में मुझे ये इंटरेस्ट और ये रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाला है, और मेरा एज एन इंडिविजुअल एक प्रिंसिपल है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, रियलिटी में नहीं, प्रिंसिपल है कि मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता अगर मुझे 8% की रिटर्न ना मिले, मतलब मिनिमम तो मैं 8% चाहता ही हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट और फ्यूचर में रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाली है, मैं उसे अपना रेट जो चाहता हूं 8%, उसके हिसाब से डिस्काउंट कर लिया, तो मेरे पास आज की रेट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू आई 95 रुपी। इसका मतलब ये है अगर मैं एक डिबेंचर आज की डेट में 95 रुपी का खरीदता हूं तो 8% के हिसाब से रिटर्न जो मेरी चलेगी, तो मुझे फ्यूचर में ये इंटरेस्ट और ये रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उसकी वैल्यू आज के डेट में कितने, मेरे हिसाब से 95, कंपनी मुझसे कितने मांग रही है, 100 रुपए। क्या मुझे लेना चाहिए? आंसर इज नो। 95 की एक्चुअल फेयर वैल्यू बनती है, लेकिन एक्चुअल में कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का, महंगा मिल रहा है आपको। अगर कंपनी देती होती 92 का, 93 का, मैं फटाफट से ले लेता, क्योंकि मेरे हिसाब से उसकी वर्थ 95 रुपी आज के डेट में बनती है, और अगर कंपनी 95 से सस्ते में दे रही है तो भाई बहुत बढ़िया। अगर कहने का मतलब अगर यही चीज मैं 92 पर खरीद डालूं और इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू वही है जिनके हिसाब से मैंने डिस्काउंटिंग की थी, अगर 95 खर्च करता तो 8% की रिटर्न आ रही थी, लेकिन अगर मुझे 92 खर्च करके ही वो मिल गया तो मेरी रिटर्न 8% से ज्यादा की हो गई। लेकिन अगर यही चीज मैं 95 की बजाय 100 रुपए में खरीदता हूं तो मेरी इफेक्टिव रिटर्न 8% से कम हो जाती है। यह है फंडा। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात बोलूं, आपको यह करना है, लास्ट के 2 कॉलम छोड़ दो, आपको इंटरेस्ट बताया होगा, रिडेम्पशन वैल्यू ये वो सब पता होगा आपको। आपने इन चीजों के बेस पे अपना आज की डेट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है कि आप मैक्सिमम कितना इसके लिए देने को तैयार हैं। ये होता है फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये लीजिए जी, लिख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। मचट यमला पगला दीवाना और रब्बा इतनी सी बात न जनन के ओ मैनू प्यार कर दी है, ओए 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 कि मेरे उत्ते ओ मर दी है, ओए ओए ओए। आई जी, बच्चे कह रहे सर बड़ा गमगीन माहौल हो गया था, थैंक यू। गमगीन माहौल नहीं करना यार, सीए कर रहे हैं तो क्या हुआ, सीए इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मस्त माहौल चलते रहना चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है साहब। ओके, हम क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ब्रैकेट में एनी सिक्योरिटी और एनी सिक्योरिटी, ये तो बॉन्ड हमारा टॉपिक डेट चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी, इक्विटी, प्रेस वगैरह, एनीथिंग इज फाउंड आउट बाय इन्वेस्टर यूजुअली, is found out by investor usually। चलो कॉमा लगा देते हैं। टू कंपेयर द फेयर वैल्यू ऑफ सच बॉन्ड और एनी सिक्योरिटी, वापस से लिख दिया, बॉन्ड हो या कोई भी सिक्योरिटी, टू कंपेयर द फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू, सॉरी, टू कंपेयर द फेयर वैल्यू जो बनती है ऑफ सच बॉन्ड एज पर हिज टारगेट रिटर्न। ठीक है ना, वो फेयर वैल्यू जो निकालेगा अपने रिटर्न के हिसाब से निकालेगा कि मुझे 8% रिटर्न चाहिए तो वो 8% के हिसाब से निकालेगा। हो सकता है दूसरा कोई इन्वेस्टर है वो कहता भैया मेरी तो मिनिमम 10% है, वो 10 के हिसाब से निकालेगा। तो एज पर हिज टारगेट रिटर्न टू कंपेयर द फेयर वैल्यू
of such bond as per his target return with the actual value prevailing in market. With the actual value prevailing in the market. एक्चुअल में क्या चल रहा है वर्सेस करने वाले हैं फेयर वैल्यू. इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या होगा इन्वेस्टर का? इफ एक्चुअल वैल्यू लेस देन फेयर वैल्यू. मेरी फेयर वैल्यू है 95, एग्जाम्पल सेम. एक्चुअल वैल्यू जिस पर ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो कम है, 92 है. तो क्या कर लो, मस्ट बाय एज इट इज अंडर प्राइस्ड या अंडर वैल्यूड आप कह सकते हो. हमारी फेयर वैल्यू बन रही है हमारे हिसाब से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में कम का है, तो आप खरीद लो क्योंकि अंडर प्राइस है. और अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है फेयर वैल्यू से, आपने जो फेयर वैल्यू निकाली वो आई 95, लेकिन एक्चुअल में कंपनी बेच रही है 98 का, या फिर लेट्स से मार्केट में चल रहा है 98 का, मत खरीदो. मस्ट नॉट बाय एज इट इज ओवर प्राइस्ड. आपके हिसाब से ये ओवर प्राइस्ड है, आपने जो अपना टारगेट रेट ऑफ रिटर्न लेकर किया. ठीक है ना. हमें क्या करना है, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू लिखेंगे जी डिस्काउंटेड वैल्यू. डिस्काउंटेड मतलब फ्यूचर को आज की डेट में लेकर आएंगे. डिस्काउंटेड वैल्यूज ऑफ इनकम स्ट्रीम, discounted values of income stream expected to be received in future from such bond or debenture. ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया. किसी भी सिक्योरिटी का निकालना है तो जो भी फ्यूचर में इनकम स्ट्रीम आने वाली है उसको डिस्काउंट कर लो आप. तो हमें बॉन्ड या डिबेंचर से क्या क्या चीज आएगी, एक तो इंटरेस्ट आएगा, और दूसरा जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था उसकी रीपेमेंट आएगी. इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट. साथ में हमने क्या कहा, इसको डिस्काउंट करना, तो हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एट R% फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स. और ये जो R% रहेगा ये रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर होगा. ये रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर होगा. सो बेसिकली हमने कंक्लूड क्या किया, ये है मान लीजिए 0, ये है जी 0 ईयर, 1 2 3 अप टू nth ईयर. हम कह रहे हैं जो फ्यूचर की वैल्यूज हैं इन सबको उठाकर प्रेजेंट में ले आओ. इन फ्यूचर वैल्यूज को उठाकर प्रेजेंट में ले आओ. इन सब का जो टोटल बनेगा दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू विच वी मस्ट पे. ये हमने क्या किया जी, यहां लिख दें, वी हैव डन द डिस्काउंटिंग. इतनी सी बात. ये वैसे डायग्राम बनाकर समझा दिया, अच्छा लगता है बच्चों को. तो हम करेंगे इससे संबंधित एक प्रश्न कौन सा है मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना इसका एक ही क्वेश्चन था और मैंने वो डाला होमवर्क में. क्योंकि आप अब समझ गए होंगे मेरा मैक्सिमम ये रहता है एम की जो भी टॉपिक हम करें उसका कुछ ना कुछ एक ही क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए जरूर दूं, क्योंकि उससे इतनी गजब प्रैक्टिस हो जाएगी ना. और जैसा मैंने पहले कहा पूरे भारत भर में ये चीज सिर्फ हम करते हैं. बचपन में याद करो जब आप पढ़ाई करते थे, जैसे मैथमेटिक्स था, हमेशा ये कहा जाता था मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. मैथ को कभी पढ़ा आपने कि यार हाँ ये सम देख लिया हो गया? करते थे लिख लिख कर. सिमिलर इज द केस नाउ.
हमें क्या लगता है, एक तो कहते हैं कि सीए मुश्किल है, ऑब्वियसली स्कूल से तो ज्यादा मुश्किल मानी जाती है, और ऊपर से हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। क्लास में टीचर लिखा रहा है, नोट कर रहे हैं, रजिस्टर बंद किया, एग्जाम टाइम पे उठाएंगे, रिवीजन करेंगे। क्या होगा इससे? नहीं होगा। अच्छे से करना है, जहन में बिठाना है, तो मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरे पास वाईटीएम का, जैसे मेरे पास क्वेश्चन जो था मैंने कल क्लास में करा दिया, फिर मैंने होमवर्क के लिए आपको खुद का एक दे दिया। आज मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एक क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल का है, तो उसे मैं क्या करूंगा, होमवर्क में दे दूंगा, और अब मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूं। तो हमारे इस चैप्टर में हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कितने हुए थे एक बार देखो। हमने यहां तो कुछ नहीं लिखा, सीओसी सोल्ड 1 इसमें लिखे थे। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हुए थे C17 तक हुए थे, हम C18 लिखते हैं। C18 ये लीजिए, स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है जी। क्वेश्चन नंबर C18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर C18, समोसा लिमिटेड wants to sell a 5-year bond of ₹1,000 having interest at the rate of 10% per annum. Full stop. Principal amount is repayable annually. Principal amount is repayable annually with the same amount. Principal amount is repayable annually with the same amount. Find the present value for an investor. Find the present value for an investor whose required return is 8%. क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से। समोसा लिमिटेड, मुंह में पानी आ गया। wants to sell a 5-year bond of ₹1,000, 1,000 का फेस वैल्यू है, 5 साल की लाइफ है, इंटरेस्ट है 10% पर एनम। प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल एनुअली विद द सेम अमाउंट। ये मेन बात आ गई, जो रिडेम्पशन है वो एट द एंड नहीं है, रिडेम्पशन हर साल होगी सेम अमाउंट से। आपकी फेस वैल्यू 1,000, 5 साल की लाइफ है, 1000 डिवाइड बाय 5 200, तो आप हर साल 200 रुपए वापस करोगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर हुज रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8%। whose required return is 8%। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि फ्यूचर की क्या इनकम आपको आने वाली है इन्वेस्टर को, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे जी, प्रेजेंट निकाल लेंगे। अब तक जितने क्वेश्चन करे थे, हर प्रश्न में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सेम रहता था, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? इंटरेस्ट निकलता था फेस वैल्यू पर, लेकिन यहां तो हर साल फेस वैल्यू कम होती जा रही है, हर साल की फेस वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर साल आपको कितना कितना अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल का 200 रुपए हर साल आने वाला है, और इंटरेस्ट का अमाउंट आने वाला है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के पहले टोटल अलग से कर लेते हैं, फिर डिस्काउंटिंग वाला काम अलग से करेंगे। दो चीजें अलग अलग करेंगे। पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं जो मिलेगा, उसके बाद ये वाला काम अलग टेबल में कर लेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए उस तरह से। ठीक है, पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत मैटर करती है। टीचर का मन खुश हो जाना चाहिए जैसे हमारे आंसर शीट सामने है। इसलिए बहुत बार ऐसा होगा, कई टीचर ऐसा क्वेश्चन जिसको 4 या 5 लाइन में खत्म कर देते हैं ऊपर ऊपर से, मैं उसको बड़ी डिटेल वे में कराऊंगा, क्योंकि एट द एंड मैटर ये करता है कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से किया, आपने किस तरह से अपनी इमोशंस को पेपर में उतारा है। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम for investor। computation of income stream for investor। ये लीजिए जी, ईयर एंड, या सिंपल लिखते हैं ईयर। जब डिस्काउंटिंग, जब टेबल बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यूज का, सॉरी वहां पर लिखेंगे ईयर एंड।
हमें यहाँ क्या क्या मिल रहा है, एक तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट मिल रही है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, और दूसरा क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, फॉर्मूला आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन द बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, और इन दोनों को टोटल कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को, तो हमें टोटल इनकम आ जाएगी। ईयर कितने हैं, 5। ध्यान से देखेंगे पहले साल में कितने रुपए आपको वापस होंगे। पहले साल के अंत में आपको 200 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, फिर दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे और 5वें साल के अंत में 200 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन की लाइन थी प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल एनुअली विद द सेम अमाउंट, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, बात आई इंटरेस्ट की, ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा ये क्रिएट कर लेते हैं, एक टाइमलाइन छोटी सी, 0 ईयर 1 2 3 4 एंड 5। 0 ईयर में आपने कितना पैसा दिया, 1000 रुपए का फेस वैल्यू है। ठीक है, सिंपल लिख लेते हैं, प्लस नहीं, 1000 रुपए का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1000 रुपए। पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 रुपए आपने अगर लगाया फेस वैल्यू का, उसके ऊपर कंपनी देती है 10%, यानी कि 100 रुपए। सवाल खड़ा हुआ कि अगले साल भी 100 मिलेगा। अगर ये 1000 रुपया ना बेटा रिडेम्पशन होता है एट द एंड, तो आपको डेफिनेटली हर साल सेम ही मिलता, लेकिन आपने यहां पर 200 रुपए वापस कर दिए 1000 में से, तो आपका इस साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस रहा वो कितना रहा, 800 रुपए। आपको 800 का 10% मिलेगा, यानी कि 80 रुपए। आपने फिर से यहां 200 वापस कर दिए, तो आपका जो फेस वैल्यू है वो रह गया 600 रुपए का। अब मिलेगा 600 रुपए के ऊपर 10%, यानी कि 60 रुपए। आपने फिर से यहां 200 रुपया वापस कर दिया, तो ये स्टार्टिंग में कितना रह गया जी, 400। तो 400 का 10% मिलेगा 40। फिर आपने 200 वापस कर दिया, तो यहां रह गया 200, इस 200 का 10% मिलेगा 20 रुपए, और फाइनली ये भी जब वापस कर दिया तो यहां पर आपका 0 रह गया। आप तो दीज आर द इंटरेस्ट जो कि हम कंसीडर करेंगे। अगर रिडेम्पशन एट द एंड होती है तो इंटरेस्ट अमाउंट हर साल सेम रहता है, लेकिन अगर रिडेम्पशन पार्ट में होती रहेगी तो जितनी पार्ट आपने दे दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगले साल। तो हम जब यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे, हम कहेंगे 1000 के ऊपर मिलेगा 10%, 100 रुपए, फिर मिलेगा 800 के ऊपर 10%, यानी कि 80, फिर मिलेगा 600 के ऊपर 10%, यानी कि 60, 400 के ऊपर मिलेगा 10%, यानी कि 40, और 200 के ऊपर मिलेगा 10%, यानी कि 20। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें, 200 और 100 300, 280, 260, 240 और 220। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, अगर एक इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसे हर साल इतने इतने रुपए वापस आएंगे, और हमें यही तो करना है। जो जो पेमेंट उसको आ रही है 1 2 3 4 5 ईयर के एंड पे, इन्वेस्टर अपना रेट जो उसका गिवन है क्वेश्चन में 8%, उस पर वो इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, डिस्काउंट करेगा और देखेगा कि टोटल कितना आ रहा है। जो टोटल आएगा वो कहेगा कि भैया मैं तो मैक्सिमम इतने रुपए ही इस बॉन्ड के लिए देने को तैयार हूं। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया, एक टेबल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम का हो गया, एक कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेटा इनकम स्ट्रीम। तो हम कह रहे हैं जी ईयर एंड, पर्टिकुलर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलर्स का कॉलम
आपकी मर्जी होती है। जैसे हमने जब वाईटीएम कर रहे थे तो पर्टिकुलर्स में लिखने के लिए काफी कुछ था, 0 ईयर में नेट प्रोसीड, फिर इंटरेस्ट, फिर रिडेम्पशन, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर्स में ऐसा कुछ नहीं, हर जगह एक ही वर्ड आएगा, इनकम इनकम इनकम, तो इसलिए हम पर्टिकुलर छोड़ देते हैं, कैश फ्लो लिखते हैं, यानी कि इनकम कितनी आएगी उसे, इसे हमें डिस्काउंट करना है किस रेट पर, 8% पर, और ऐसा करने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमारे पास आ जाएगा। ईयर एंड में आ गया जी, 0 नहीं आएगा, या 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 आता अगर 0 ईयर में कुछ पता होता, 0 ईयर की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5 इनफ्लो, इनकम कितने, 300, 260, सॉरी 280, 260, 240 और 220। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%, 1 डिवाइड बाय 1.08, ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, पीवीएफ एट 8% निकालना हमने स्टार्ट कर दिया। 1 डिवाइड बाई 1.08, ये आ रहा है बेटा 0.9263 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। नहीं नहीं, 1 डिवाइड बाई, मैंने कुछ गलती की शायद, हाँ 0.926, ठीक है। फिर इक्वल 0.857, इक्वल 0.794, इक्वल 0.735, और बेटा इक्वल 0.681। 300 इंटू 0.926 मेमोरी प्लस 277.8, 280 मल्टीप्लाई 0.857 मेमोरी प्लस 239.96, 260 इंटू 0.794 मेमोरी प्लस 206.44, 240 इंटू 0.735 मेमोरी प्लस 176.4 एंड 220 इंटू 0.681 मेमोरी प्लस 149.82, टोटल किया 1050.42। ये लीजिए जी, ये उत्तर आया 1050.42। सो इन्वेस्टर अपनी 8% के हिसाब से मैक्सिमम इसकी वर्थ जो है उसके हिसाब से 1050 रुपए 42 पैसे, इससे ज्यादा वो नहीं देगा। अगर इससे सस्ता मिलता है या इतने तक मिलता है तभी वो खरीदेगा। तो हम अंत में कंक्लूड कर देंगे, 10 इन्वेस्टर मस्ट स्पेंड मैक्सिमम ₹1050.42 ऑन दिस बॉन्ड। ये इन्वेस्टर की टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो 8% थी उसके हिसाब से आंसर आया। अगर कोई इन्वेस्टर और है जिसका रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट है तो उसके हिसाब से डिफरेंट वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक, ये लीजिए। चलिए, आई होप इट हैज बीन नोटेड, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर इसी में मैं कहूं, मान लो
क्वेश्चन में अगर इतना सा फेरबदल कर देते कि इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 10% रखूं और अगर मैं कह दूं प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में पे होगा, बनाऊं क्वेश्चन C19, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आ जाएगा। एज्यूम इन क्वेश्चन C18 that redemption will be carried out by the company, redemption will be carried out by the company only at the end of 5th year। मतलब हर साल 200 देने की बजाय कंपनी कहती हम 5वें साल में सारे वापस करेंगे। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, एक समझ में आ जाएगी चीज हमें, ठीक है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन के भरोसे नहीं, मुझे लगा कि कुछ और इसमें हम एंगल क्रिएट कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया। सारी चीजें बाकी सेम है, 1000 रुपए का, ये 10% का कूपन रेट है, एवरीथिंग इज सेम, 5 साल की लाइफ है, लेकिन सिर्फ एक लाइन चेंज कर दी। उसने ऊपर बोला था प्रिंसिपल हर साल सेम पे करेंगे, लेकिन अब कहते हैं ना 5वें साल के एंड में एक बार पे होगा। सो हाउ विल इट बी डन, ये देखो जी, अगर मैं टाइमलाइन बना लूं यहां पर, तो 0 ईयर की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस वैल्यू इज द क्वेश्चन मार्क, प्रेजेंट वैल्यू इज द क्वेश्चन मार्क फॉर अस, और ये ईयर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5वें साल में ही ऐसा वापस होगा, यानी कि जो 1000 रुपए हैं वो यहीं पर जाएंगे, वापस होंगे। तो हर साल ये क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू, तो हर साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम हो गया, कितना, 100 रुपए। हर साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 100 रुपए। इसको नीचे उतार देंगे, यहां लिख देते हैं -100, और ये 1000 रुपी रिडेम्पशन वैल्यू के हो गए। तो इस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू बताइए किस तरह से होगी। सीधा प्रेजेंट वैल्यू किस हम वो बना लेंगे, जैसे यहां लिखा था ना, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, सेम यहां पर लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम। हम क्या कहेंगे जी, ईयर एंड। अब हम पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हर साल चीजें अलग हैं, मतलब पहले 5 साल इंटरेस्ट है और 5वें साल में रिडेम्पशन वैल्यू है। कैश फ्लो इन रुपीस, इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न तो सेम ही है 8%, और यहां आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ईयर एंड में क्या आ गया, 1 to 5, क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सेम है, कितना, 100 रुपए, और 5वें साल में क्या डालेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू अलग से, जो कि कितनी है, 1000 रुपए की, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% पर 5 साल का एन्युटी फैक्टर निकालो, 1/1.08, 1 2 3 4 5, जीटी किया 3.993 और 5वें साल का पीवीएफ तो यहीं से उठा लेते हैं ना, निकाला हुआ था पहले 0.681 रिडेम्पशन वैल्यू के लिए। तो 100 इंटू 3.993 मेमोरी प्लस 399.3 एंड 1000 इंटू 0.681 681। तो ये आपका टोटल आता है 1080.30। समझ में आया क्या हुआ। पहले आपकी जो वैल्यू आई थी वो आया था 1050 रुपए 42 पैसे, लेकिन अब आंसर ज्यादा क्यों आया, क्योंकि पिछले वाले केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट हर साल वापस मिल रहा था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल कम होता जाता था, 100 80 60 40 20, लेकिन अब पूरे का पूरा 100 ही 5 साल तक मिल रहा है, जिसके कारण आपकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंगली बढ़ी है। प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू बढ़ने के कारण आपका ये उत्तर आया है। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर मस्ट स्पेंड मैक्सिमम 1080 रुपी। तो जैसे जैसे यहां पर आपने एक चीज समझ ली, इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न सेम रहा, बॉन्ड की वैल्यू सेम थी, इंटरेस्ट रेट सेम था, फिर भी आंसर डिफरेंट है ड्यू टू दी टाइमिंग। तो फ्यूचर की जो इनकम स्ट्रीम है वो किस तरह से बनी है, दैट विल अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टुडे। ओके,
आई होप नाउ दिस विल सेटल ऑल द क्वेश्चन। एक चीज समझ में आ गई, जैसे जैसे इंटरेस्ट और जैसे जैसे प्रिंसिपल मिलेगा, ये तो बॉन्ड के केस में हो गया, बाकी किसी केस में भी जैसे जैसे फ्यूचर की इनकम स्ट्रीम मिलेगी उसको उस हिसाब से डिस्काउंट करते रहेंगे एट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। ये था हमारा, एक मिनट जी देख लें, कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 से संबंधित होमवर्क आपको बता देते हैं जो आपको करके आना है। ये रहा प्रश्न नंबर 6, ये रहा प्रश्न नंबर 6, ये आपका रहेगा जी कॉन्सेप्ट नंबर 6 से। तो ये प्रश्न होमवर्क में करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे बातचीत करेंगे। डेट आज यहां पर खत्म हो गए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रेफरेंस की बातें करेंगे। तब तक के लिए लव यू एंड बाय, टेक केयर।